नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी ऐसी कहानी है जिस कहानी से हम सबको ये पता चलता है कि हर बार हर कोई आपको नुकसान पहुंचाने के ही इरादे से आपके आसपास नहीं आता। कई बार कई लोग अच्छी नीयत से भी आपके पास होते हैं। हाँ, फ़र्क बस इतना है कि हम उनकी नीयत को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कई बार काफ़ी उथल पुथल होने के बाद कई चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, तो उन अच्छी चीज़ों पर भी जल्दी भरोसा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी है सुनील और सबिता की। सबिता जो कि एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना किया था। सबिता की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिस परिवार में उसके भैया, भाभी, माँ, पिता और वो घर की सबसे छोटी बेटी होने के वजह से काफ़ी लाडली बेटी थी। लेकिन उसकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसका पूरा परिवार कहीं जा रहा था और उस रास्ते में एक एक्सीडेंट के वजह से पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। उसके पूरे परिवार वालों की मृत्यु हो गई, सिवाय उसको भी काफ़ी चोटें आई थी। कंडीशन काफ़ी बुरी थी। डॉक्टरों का यही मानना था कि वो शायद बच पाए और शायद नहीं। लेकिन भगवान, वो शायद यही चाहते थे कि वो अब भी ज़िंदा रहे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की मुश्किलें इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं थी। इसलिए काफ़ी दिनों की मुश्किल और मेडिसिन्स ट्रीटमेंट के बाद वो आखिरकार बच गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार आने लगा। सब कुछ अब ऐसा लग रहा था जैसे अच्छा हो गया है। जब उसकी कंडीशन अच्छी हुई, तब उसने अपने परिवार वालों के बारे में जाना कि अब उसके परिवार में से कोई भी उसके पास नहीं बचा हुआ है। ये बात सुनते ही उसे काफ़ी बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बाद भी उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। अपनी फैमिली बिजनेस को अकेले ही चलाने लगी। सबिता अब लाडली दुलारी बेटी से एक जिम्मेदार बेटी बन चुकी थी, जिसको ये बात अच्छे से पता थी कि ये बिजनेस उसके पिता और उसके भाई का सपना और बहुत ज़्यादा मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस है, जिसको कि उसके परिवार वालों ने उसकी ही चीज़ों के लिए खड़ा किया था। मतलब पूरे परिवार को ध्यान में रखते हुए कि किसी की भी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई भी कमी या परेशानी ना रह जाए। सबिता अब खुद को संभालते हुए बिजनेस को भी बहुत अच्छे से संभालने लगी, क्योंकि सबिता का भी बिजनेस में पहले से ही मन लगता था। हाँ, ये बात अलग थी कि उसके पिता और भाई के होते हुए उसे बिजनेस में हाथ बटाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता और भाई से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हुई थी और उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। दिमाग से भी वो काफ़ी शार्प थी, इसलिए उसने बहुत जल्दी सारी चीज़ें समझकर अच्छे से संभाल ली। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन आज भी उसके ज़िंदगी में परिवार की कमी थी, क्योंकि सबिता एक भरे पूरे परिवार से बिलोंग करती थी। इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी उसे हमेशा अपनों की कमी खलती थी। उसके मन में हमेशा ये बात रह रह कर आया करती थी
कि उसका भी कोई अपना हो जो कि उसके सुख दुख में हर तरह से उसका साथ दे। और अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसने कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। धीरे धीरे वो उस लड़के से मिलने जुलने लगी और मिलते जुलते उसे ये बात समझ में नहीं आई कि कब वो उससे प्यार करने लगी। सबिता को उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और वो उस लड़के में अपने जीवन साथी को देखने लगी। सुनील भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और सुनील की भी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल पहले रह चुकी थी। आज सुनील भी अपनी ज़िंदगी में अकेला ही सब कुछ कब से पता नहीं संभालते और चलते हुए आ रहा था। यही एक बात थी जिसने दोनों को एक कर दिया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे का दुख बहुत अच्छे से समझते थे और दोनों को इस बात का अच्छे से पता था कि सब कुछ वो दोनों मिलकर बहुत अच्छे से आगे भी संभाल लेंगे। दोनों ने अब शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों की शादी धूमधाम से तो नहीं हुई, क्योंकि दोनों में से कोई भी ये नहीं चाहता था। दोनों आपस में ही कोर्ट मैरिज करके सुनील के पुश्तैनी घर में पहुंच गए, क्योंकि सुनील का कहना था कि उसके बुजुर्ग ये बात चाहते थे कि सुनील की शादी चाहे जब भी हो, लेकिन वो अपने घर की बहू को यहाँ एक बार ज़रूर लेकर आए और वो वहाँ पर सारी चीज़ें उसको दिखाए, बताए, समझाए, तब वो अपने ख़ानदान में उस लड़की को शामिल करे। सुनील ने बिल्कुल अपने बुज़ुर्गों के मन की बात की थी। सबिता को भी इस चीज़ से बिल्कुल ऐतराज़ नहीं था। वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि सुनील का फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था और काफ़ी बड़ा भी था। सुनील के भी घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुश्किल से एक दिन ही बीता होगा। सबिता को वहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी। सबिता को अक्सर ये एहसास होता जैसे वहाँ पर उन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा मौजूद है जो हर वक्त उन दोनों पर नज़र रख रहा है। अब सबिता काफ़ी डरने लगी थी। उसके स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव आने लगा था, जो बात सुनील को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सुनील धीरे धीरे सबिता से इन चीज़ों के वजह से चिढ़ने लगा और गुस्सा होने लगा। इन्हीं चीज़ों के वजह से सबिता इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी पति पत्नी वाला संबंध आज तीसरे दिन तक भी नहीं बन पाया था। जब भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते, हर बार सबिता को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा दिखाई देता, ऐसा महसूस होता जिसके वजह से वो डर से सुनील से दूर ही रहना पसंद करती थी। पता नहीं क्यों अब सबिता को ये एहसास होने लगा कि कोई ऐसा है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो सुनील के इतने करीब जाए। लेकिन वो कौन है और वो क्यों ऐसा चाहता है? क्यों सबिता को अपने खुद के पति से ही दूर रखने की कोशिश कर रहा है? ये बातें सबिता के लिए बहुत बड़ा सवाल बनी हुई थी। सबिता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सुनील के चिढ़ने और गुस्सा होने के वजह से सबिता ये बातें अब उसे बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी ऐसी हरकतों की वजह से सुनील अब इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वो उसके दिमागी संतुलन पर भी सवाल उठाने लगा। उसने अब सबिता के साथ बहुत अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो बार बार उससे यही कहता कि तुम अगर सच में पागल हो गई हो
तो चलो मैं तुमको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता हूँ या ले चलकर पागल खाने में भर्ती कर देता हूँ। तुम जैसी बातें कर रही हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हें क्या हो गया है? और अगर तुम सच में ऐसी ही पागल थी तो शादी के पहले तुमने मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं बताई? फिर मैं सोचता कि मुझे तुमसे शादी भी करनी है या नहीं। लेकिन सबिता बार बार उसके आगे रोकर गिड़गिड़ाकर उसको अपने एहसास के बारे में बताने की कोशिश करती, और वो जब जब किसी के होने के बारे में सुनील को बताती, सुनील ये सुनकर हमेशा उसके ऊपर भड़क जाया करता था। आज लगभग 5वां दिन हो चुका था। सुनील सुबह सुबह उठकर अपना बैग पैक कर रहा था। ये देखकर सबिता थोड़ी आश्चर्य में आ गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो सुनील को अब खो तो नहीं रही। इसलिए उसने सुनील से सवाल किया, सुनील प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन बस इतना समझ लो मैं पागल नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हमारे बीच में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम प्लीज़ मेरी बात समझो, सुनो तो सही। लेकिन सुनील उसके किसी भी बात का जवाब ना देते हुए अपना बैग पैक कर रहा था। इतने में सबिता ने उसके बैग पर हाथ रखते हुए उससे एक सवाल किया, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? लेकिन सुनील ने अब उसकी तरफ देखकर प्यार से जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और जितना प्यार तुम करती हो उतना ही प्यार मैं भी करता हूँ तुमसे। तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। मेरा कुछ काम आ गया है जिसके वजह से मैं सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। मैं परसों यहाँ वापस आ जाऊँगा, और अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हम लोग यहाँ से वापस अपने मुंबई वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात सुनकर अब सबिता को थोड़ी तसल्ली मिली और राहत भी। अब उसके चेहरे पे झूठी ही सही लेकिन एक मुस्कान आ गई थी। सबिता को अब ये तसल्ली तो मिल गई थी कि उसका पति उसे छोड़ नहीं रहा, लेकिन अब उसे एक डर भी सताने लगा कि अब उसके पति के जाने के बाद वो इस घर में अकेली कैसे रहेगी, क्योंकि उसने किसी को साफ साफ वहाँ पर देखा था। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि वहाँ उन दोनों के अलावा कोई और भी है, जो कि इंसान तो नहीं, क्योंकि जो रूप सबिता ने उसका देखा था वो देखकर कोई भी ये बात अच्छे से समझ सकता है कि इंसान कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं। लेकिन जिसको सबिता ने देखा था वो रूप इंसान का नहीं था। सबिता अब फिर से डरने लगी, लेकिन उसने अपने डर को बिल्कुल भी अपने पति के ऊपर जाहिर नहीं होने दिया। उसने बस इतना ही कहा कि अगर काम आपका जल्दी ख़त्म हो जाता है तो प्लीज़ जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। मुझे यहाँ इस घर में अकेले नहीं रहना। ये बात सुनकर सुनील को फिर से गुस्सा आ गया और उसने निकलते वक्त अपनी पत्नी से एक बात कही कि आज तुम्हारे पास एक इंश्योरेंस एजेंट आएगा और उसके पेपर्स पर तुम साइन कर देना। ये बात सुनते ही सबिता ने सवाल किया, इंश्योरेंस एजेंट क्यों? क्या किस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं आप? ये बात सुनकर सुनील ने कहा, देखो ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ या परेशानी उठानी पड़े। इसलिए मैं मेरा और तुम्हारा दोनों का इंश्योरेंस करा रहा हूँ। ये हम दोनों की आगे के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात के पीछे सुनील क्या बोलना चाहता था ये सबिता समझ नहीं पाई। उसने इस बात को
दूसरे तरीके से लिया और उसने कहा, आप ऐसी बुरी बुरी बातें क्यों कर रहे हैं? आप बहुत मुश्किल से मुझे मिले हैं, मेरी ज़िंदगी में आए हैं और अब मुझे अपना परिवार बनाना है, परिवार संभालना है, तो हमारी ज़िंदगी में अब कुछ भी गलत नहीं होगा। आप ऐसी चीज़ें ना तो सोचिए और ना ही बोलिए। ये बात सुनते ही सुनील ने कहा, मैं ऐसा ना तो कुछ बोल रहा हूँ और ना ही सोच रहा हूँ, ये बस प्रिकॉशन और सेफ्टी के हिसाब से है, तो तुम इतना परेशान मत हो, मैंने जितना बोला बस उतना करो। ये बात सुनते ही सबिता ने भी अब हाँ कर दिया और सुनील अपने काम के लिए निकलकर चला गया। सबिता को दिन में भी उस घर में काफ़ी डर लग रहा था। सबिता ने अपना मन बहलाने के लिए टीवी ना देखकर कुछ और करने का फैसला किया। उसने उस घर की साफ सफाई करना शुरू किया, लेकिन साफ सफाई करते वक्त उसे काफ़ी सारी औरतों की चीज़ें मिल रही थीं, जो कि काफ़ी अजीब था, क्योंकि ये घर तो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर औरतों की चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं। लेकिन सबिता ने इन चीज़ों को भी टालना ही सही समझा। उसने अपने मन को बहलाने के लिए एक बहाना खुद के ही मन में खुद से बना लिया। उसने सोचा, अरे ठीक है, अभी नहीं आए हैं, जब भी आए होंगे उसके मम्मी पापा आए होंगे, तो क्या पता ये सारी चीज़ें उसके मम्मी की ही हों। लेकिन साफ सफाई करते करते उसे एक बहुत पुराना एल्बम भी मिला, जिस पर काफ़ी धूल लगी हुई थी, जिसको देखकर सबिता को ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी पुराना एल्बम है। और सबिता ने उस एल्बम को खोलकर देखना शुरू किया। हर फोटो में लड़के की शक्ल बिगड़ी हुई थी, लेकिन जो लड़की थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। सबिता ने 5-6 फोटोज़ पलटकर देखी, लेकिन सारे फोटोज़ में लड़के की शक्ल बिगड़ी हुई थी और लड़की की शक्ल अब उसे देखकर थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि अगर वो इस लड़की को जानती है तो कैसे, उसने कहाँ देखा है इस लड़की को। लेकिन अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आया कि वो इस लड़की को कैसे जानती है या उसने इस लड़की को पहले कहाँ देखा है। आखिरकार उसने थक हार कर वो एल्बम एक तरफ रख दिया और अब अपने घर के काम करने में लग गई। अब उसे धीरे धीरे किसी के खुसफुसाने की आवाज़ उसके कान में आ रही थी। वो बार बार लग रहा था जैसे सबिता को कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। सबिता ने उन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए वो उन आवाज़ों से डरने लगी। वो बार बार इधर से उधर भागती, लेकिन उसके किसी भी घर के कोने में पहुंचने का या छुपने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आवाज़ें उसके कान में लगातार आ रही थी। बार बार कोई उससे बात कर रहा था, लेकिन वो बात क्या कर रहा था ये बात भी सबिता को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। बस एक डरावनी सी आवाज़ थी जिसको सुनकर वो काफ़ी डर चुकी थी। थक हार कर उसने अपने पति को फ़ोन लगाया। जैसे ही उसने अपने पति को फ़ोन लगाया, उसके पति ने उससे कुछ भी बात ना करके उसे उल्टा डांट कर चिल्ला कर फ़ोन रख दिया। इस बात से सबिता अब काफ़ी दुखी हो चुकी थी। सबिता अभी अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। जैसे ही उसने फ़ोन काट कर आईने की तरफ अपनी शक्ल को देखा, वो देखकर ज़ोर से चीखने लगी, क्योंकि वो अकेली उस आईने में नहीं दिखाई दे रही थी। उसे उस आईने में एक लड़की साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसके पूरे शरीर पर काफ़ी सारे चोटों के निशान थे और लग रहा था जैसे वो जली हुई है। लेकिन उसको देखकर
सबिता अब इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब वो बेहोश होकर गिरी तब काफ़ी समय बाद उसकी आँख खुली और अब सबिता के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। आज दिन था उसके पति के वापस लौटकर आने का। सबिता पूरी तरह से बदलकर आज तैयार होकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी ताकि उसका पति आज आए और वो उससे बातें कर सके। सबिता ने पूरे घर की साफ सफाई कर रखी थी। पूरे घर को काफ़ी रोमांटिक तरीके से फूल, कैंडल, बलून्स हर चीज़ से सजा रखा था। पूरा घर खुशबूदार बना रखा था। सामने एक केक भी जो कि खुद सबिता ने अपने हाथों से बनाया था, वो बनाकर अब वो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उसका पति घर आया। उसने जब सबिता को इस तरह से तैयार घर को सजाकर उसका इंतज़ार करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई और उसने अपनी पत्नी को जाकर माथे पर चूम लिया। उसके बाद उसने कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सबिता ने जवाब दिया, हाँ, आज जितनी मेरी तबीयत ठीक है इतनी तो आज से पहले शायद कभी रही ही नहीं होगी। आप बताइए, आपका ट्रिप कैसा रहा? इंश्योरेंस का सारा काम करवा लिया क्या आपने? इस पर पति ने जवाब दिया, हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, वो सारा काम तो हो ही जाएगा। लेकिन सबिता के ये सवाल पूछते ही सुनील के हाव भाव थोड़े से बदल गए। सुनील अब सबिता से दूर जाने की कोशिश करने लगा। वो अंदर कमरे में फ्रेश होने के बहाने से चला गया। सबिता भी पता नहीं क्यों लेकिन अजीब तरह से बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी और उसके फ़ोन में कुछ ढूंढ रही थी। लेकिन सबिता को कोई भी चीज़ उसके काम की जो वो ढूंढना चाहती थी वो शायद नहीं मिली। उसने फ़ोन को एक तरफ रख दिया, फिर से वैसे ही बैठकर अपने पति के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। उसके बाद सबिता ने कहा, ये केक मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है क्योंकि हमने अभी तक अपने शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत नहीं की है, तो मैं चाहती हूँ आज हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत इस केक को काट कर सेलिब्रेट करके करें। ये सारी चीज़ें सुनील को थोड़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन सुनील काफ़ी खुश था कि सबिता अब धीरे धीरे एडजस्ट कर रही है, नॉर्मल हो रही है और अब दोनों ने एक दूसरे के करीब आना शुरू कर दिया। लेकिन जब सुनील सबिता के पास काफ़ी पास था, अचानक वो कुछ ऐसा देख रहा था जिससे वो डर कर बिस्तर से तेजी से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसमें वो इतना ज़्यादा हड़बड़ा चुका था कि वो बिस्तर से नीचे गिर गया। और बिस्तर से नीचे गिरते ही जो चीज़ उसे अभी दिखाई दी थी वो अब उसे बिस्तर के अंदर मतलब बिस्तर के नीचे दिखाई दे रही थी। उसने कसकर सुनील का पैर खींचकर उसे बिस्तर के नीचे अपने साथ कर लिया। सुनील बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो लग रहा था जैसे किसी से बचकर भागना चाहता है, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। अब एक तरफ सुनील को वो चीज़ दिखाई दे रही थी जिससे वो डर रहा था, दूसरी तरफ उसकी पत्नी सबिता भी इस तरह से बैठी हुई थी जैसे अब उसे वो चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन उसे ना तो उससे डर लग रहा है ना ही कोई फर्क पड़ रहा है। अब सुनील ने सबिता को देखकर चिल्लाना शुरू किया, यहाँ पर है वो, उसे हटाओ यहाँ से, वो तो मर गई है, वो वापस कैसे आ सकती है? ये बात सुनते ही सबिता ने तुरंत उससे सवाल करना शुरू किया, कौन मर गई है, कौन वापस कैसे आ सकती है? ये बात सुनते ही
सुनील को अब ऐसा एहसास हुआ जैसे शायद उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो कि उसे नहीं बोलनी थी। लेकिन सबिता ने जोर देते हुए सुनील से पूछा, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन दिखाई दे रही है आपको? कौन मर चुकी है? बताइए मुझे, जल्दी बताइए। और ये बात सुनते ही अब सुनील को ऐसा लगा शायद उसे अब अपना जो भी सच है वो सबिता को बताना ही पड़ेगा। लेकिन सुनील भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। सुनील तुरंत भागकर किचन की तरफ गया और वहाँ से एक चाकू लेकर सबिता की तरफ दौड़ पड़ा। वो सबिता को जान से मारना चाहता था, लेकिन क्यों? सुनील ने उस चाकू से तुरंत सबिता के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन सबिता का रूप अब बदल चुका था। सबिता किसी और की तरह दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर सुनील फिर से डरने लगा, फिर से अपनी जान की भीख मांगने लगा, अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। लेकिन वो चीज़ लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका नाम था सोनी। सोनी बार बार उसको उसके गलती का एहसास दिला रही थी। वो चाहती थी कि सुनील अपनी गलतियों को कबूल करे और वो बताए कि उसने क्या किया है। वो बार बार सुनील पर जोर डाल रही थी, सुनील को ये बोल रही थी, बोलो बोलो तुमने क्या किया है? अभी तुम सबिता को भी मारने वाले थे। ये सब देखकर अब सुनील भी बहुत अच्छे से ये बात समझ चुका था कि अब उसका राज छुपा हुआ नहीं है। उसने तुरंत अपनी गलती कबूल करना शुरू किया। उसने कहा, सबिता मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए तुमसे शादी की है। ये बात सुनते ही सबिता अब शायद अपने असली अवतार में आ चुकी थी और उसके सामने सबिता भी खड़ी थी और सोनी भी। लेकिन सोनी मर चुकी थी। सोनी कौन थी? वो कैसे मरी? ये सारी बातें सबिता को पहले ही पता चल चुकी थी। सोनी वहाँ सबिता को नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ सबिता की मदद करने आई थी, क्योंकि सोनी वो दुखी आत्मा थी जिसका फ़ायदा सुनील ने उठाया था। उसकी मासूमियत को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया था उसने। सुनील वो लड़का था जो कि सोनी और ना जाने वैसी कितनी लड़कियों से शादी करके पैसे की लालच में उनका इंश्योरेंस कराता और बाद में उनके जिस्म से खेलकर उन्हें मार डालता और उनके इंश्योरेंस के पैसों से आज तक ऐसी राजाओं जैसी ज़िंदगी बिता रहा था। उसके लिए सबिता एक बहुत अच्छा टारगेट थी, क्योंकि सबिता के मर जाने पर इंश्योरेंस के पैसे तो उसे मिलते ही साथ सबिता की पूरी प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो जाती। लेकिन सोनी को जब इस बात का एहसास हुआ, सोनी वहाँ उसी घर में मरी थी और वो सबिता की वैसी हालत देखकर उसके मदद के लिए वहाँ आ चुकी थी। सबिता को ये सारी बातें सुनील के कबूल करने से पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए वो बस इतना चाहती थी कि सुनील की सच्चाई वो पूरी दुनिया के सामने ला सके और सोनी और बाकी लड़कियों की मौत की सज़ा जो उनको मारकर इसने गुनाह किया था वो सज़ा इसे दिला सके। इसलिए जब सुनील ने अपनी सारी गलतियां कन्फेस की, उसने रिकॉर्डिंग करके ये सारे सबूत पुलिस को दे दिए। पुलिस भी इन चीज़ों की शायद तफ्तीश कर ही रही थी। वैसे तो सुनील का ज़्यादातर जो भी लड़कियों का टारगेट होता था वो ऐसी ही लड़कियां होती थीं जिनके परिवार वाले नहीं होते थे या फिर परिवार वाले उनसे नाता तोड़ लिया करते थे। इसलिए अब आज जब सारी सच्चाई सामने आई तो सुनील
आज अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में बिता रहा था। सविता अपनी जान और बाकी बहुत सी चीज़ें खोने से बच गई। उसकी ही वजह से और उसकी मदद से सोनी और बाकी मासूम लड़कियों के ऐसे शातिर हत्यारे को सजा भी मिल गई, जिससे सोनी की आत्मा को मुक्ति मिली। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं और आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।